दोस्तों जय हिंद नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आज एक सीधी बात मैं करूंगा इस छोटे से वीडियो में आपके साथ। बहुत सारे बच्चे हमेशा ये पूछते हैं कि सर हमने पूरा इतिहास पढ़ा है, पूरा भूगोल पढ़ा है, पूरा हमने पॉलिटी पढ़ा है, हमने कई बार पढ़ा हुआ है, हमने उसके तमाम चीज़ों को देखा है, उसके बाद भी हम आखिर आईएएस या पीसीएस नहीं बन पा रहे हैं। आखिर हमारी गलती कैसे हो रही है? तो कई सालों के जो है अध्ययन के बाद, कई चिंतन करने के बाद जो कई पॉइंट्स हमारे मन में आए वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप आईएएस के, यूपीएससी के या पीसीएस के अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक बात तो आपको सीखना पड़ेगा कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ना है आपको। कम से कम 1 से 2 बार तो आपको उसको पढ़ने के बाद और उसके नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। बिना इसके किए आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। यानी आईएएस और पीसीएस के लिए जो सबसे पहली चीज है कि आप एनसीईआरटी से लेकर अपने सिलेबस के अनुसार जो भी उसकी मानक किताबें हैं उनको पढ़ के, उनको रेखांकित करके और उनके नोट्स जब आप खुद बनाएंगे तब आपका जो बुद्धि कौशल है वो उसमें काम करेगा। दूसरी बात होती है कि अगर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसके बाद भी कई साल उनको लग जाता है, 5 साल लग गया, कई तो हमको ऐसे मिले कि 10 साल लग गया, 8 साल लग गया पीसीएस के अंदर। तो फिर हमने ये सोचा और ये चिंतन किया कि आईएएस या पीसीएस बनने के लिए मैं समझता हूं कि मेहनत केवल वो एक सिंगल पैमाना नहीं है कि केवल मेहनत हमने कर लिया और हम आईएएस बन ही जाएंगे, हम पीसीएस बन ही जाएंगे। अगर आपको आईएएस या पीसीएस बनना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, ये इसका सबसे एक जो है प्राइम काम है। लेकिन इसके बाद मेहनत करने के बाद जब आपने अपने सिलेबस को आपने कर लिया, पढ़ लिया, आपके नोट्स तैयार हो गए, तब आपको जो पहला काम करना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पुराने नोट्स को जो आपने बनाया हुआ है वो आपको अपडेट करना होगा नई जानकारियों और नए नए चेंजेस के साथ में। जैसे कि इतिहास तो हमारा वही रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं करंट का, इकोनॉमी का, है ना, साइंस का, साइंस टेक का, तो यहां पर बहुत सारी नई नई बातें वो स्टेप बाय स्टेप हर दिन हर महीने वो जो है आती रहती हैं। तो आपको अपने नोट्स को लगातार, बनाए हुए नोट्स को आपको अपडेट करना है और इसके लिए जो भी आपने नोट्स बनाया है या नोट्स आप बनाने की सोच रहे हैं, आप उनके एक एक टॉपिक के बाद कम से कम 4-4, 5-5, 6-6 पन्ने, पेज आप वहां पे ब्लैंक छोड़ दें। ये आपको तब काम आएंगे कि जब आप अपने नए अपडेटेड मटेरियल को उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे। दूसरा क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा जो है वो स्मार्ट काम करना होगा, आपको इंटरनेट का यूज करना होगा। आपके अगल बगल के लोग कैसा काम कर रहे हैं आपकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर आपकी ये तैयारी है और आपने मेहनत मेहनत के साथ अगर आपने स्मार्ट वर्क किया तमाम चीजों के साथ, देखिए आज का जमाना है इंटरनेट का, बहुत सारे जो हैं वो संसाधन हैं, बहुत सारी जो हैं वो भूमिकाएं हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इंटरनेट मीडिया के अंदर मिलते हैं। तो आपको उनको खुद बैठ करके खंगालना चाहिए, आपको लाइब्रेरी में जा करके अपने नोट्स को गहनता से उसकी जांच करनी चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जितना ज्यादा आप यूपीएससी और पीसीएस के लिए लेखन का अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे होते जाएंगे और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि बिना लेखन किए अगर आपने केवल पढ़ाई कर लिया है और आपको तैयार है, आपको डेटा तैयार है, लेकिन उस डेटा को आपको किस तरीके से वहां पर उस फ्लो में देना है, अगर वो आपका फ्लो टूट गया कि कौन सा फ्लो हमें कहां देना चाहिए और कौन सा मटेरियल हमको किस क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है, मैं समझता हूं कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं से वो लैग करेगी। फिर मामला आता है प्रारंभिक और मेंस परीक्षा के बाद, फिर मामला आता है साक्षात्कार का। अब साक्षात्कार में क्या होता है कि मैं समझता हूं कि साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी का, ये आपका जो है धौलपुर हाउस में होगा, इस वाली बिल्डिंग में होगा। तो मैं समझता हूं कि इंटरव्यू के लिए आपके जितनी भी आपके ज्ञान की परीक्षा होती है वो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पहले ही हो गई है। अब साक्षात्कार में जो पैनल बैठा है इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, उसके अध्यक्ष और उसके जो मेंबर बैठे हुए हैं, वहां से बहुत ज्यादा उनको आपके ज्ञान कौशल की जानकारी का कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर वो ये देखना चाहते हैं कि जो ये अभ्यर्थी आया है इसका नेचर क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसकी बातचीत कैसी है,
इसके जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, इसका जो रंग ढंग है, इसका जो ब्लेजर है, इसका जो टाई है वो कैसा है, उसका कलर कैसा है, और ये कितने सलीके से गेट से लेकर के चेयर तक आया है, और वहां से आने के बाद इसने किस तरीके से अपनी बातों को हमारे सामने रखा। एक्चुअल में बोर्ड की निगाहें जो हैं वो आपके पल पल के जितने भी आपके स्टेप्स होते हैं, गेट से एंट्री करने के बाद वहां से सामने पड़ी हुई कुर्सी में बैठने तक, ये आपका बोर्ड का जो भी मेंबर वहां बैठे होते हैं उनकी एक पैनी निगाहें होती हैं आपके ऊपर। तो उनको आप कहीं ना कहीं से आप उनको बरगला नहीं सकते हैं, आप उनसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपकी झूठ वहां पकड़ी जाएगी। हां, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है जो कि उन्होंने आपसे पूछा, तो आप सिंपल सा एकदम सहज तरीके से आप वहां पे सॉरी बोलिए, सॉरी आप बोलिए, लेकिन मुस्कुराते हुए आराम के साथ। मुस्कुराने में कहीं से ये ना हो जाए कि आप जो है हंस रहे हैं, और बोर्ड को ये ना एहसास हो जाए कि आप जो है हमारे ऊपर आप जो है हंस रहे हैं। आप एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिससे आपको ये लगे कि आप ना डरे हुए हैं, आप ना भयभीत हैं, और ना ही आप हम पर हंस रहे हैं। तो आप एक हल्की सी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेते हुए आप अपना ये काम एक सॉरी बोल करके कि सर इस जो है सवाल का जवाब हमको नहीं पता है ना, सॉरी। तो आप ये सिंपल सा बोल करके आप वहां से बच सकते हैं। लेकिन आप सभी सवालों में आप सिर्फ सॉरी बोलते रहें, ऐसा भी नहीं होगा। हां, कुछ सवालों के आपको जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देने होंगे, क्योंकि वहां वो आपकी सारी चीजों की परख हो रही है, आपके बोलने चालने से लेकर के आपके स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट। दूसरी बात क्या होती है, तीसरी बात क्या होती है कि जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जब आप पहुंचते हैं, तो जब भी आप किसी से बात करें, तो आपका जो भी जवाब हो वो बिल्कुल मेंबर्स, जिस मेंबर ने आपसे सवाल पूछा है, आपका जो आई कांटेक्ट है उसके साथ रहे। लेकिन उसके साथ साथ उसको बताते बताते आपकी जो आई कांटेक्ट है वो जो और मेंबर बैठे हुए हैं उनकी तरफ भी आपकी निगाह जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी निगाह से बिल्कुल सिंगल माइंडेड है। अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि ये भी इंटरव्यू पैनल यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं से इसको हम खतरा कहते हैं। चौथी बात है कि यह बात आपके मन में होनी चाहिए कि इंटरव्यू के अंदर अब आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है। एक बार एक मॉक इंटरव्यू चल रहा था, एक टीचर ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा आपके सामने, लेकिन उन्होंने एक अभ्यर्थी से मॉक इंटरव्यू के अंदर एक जो है सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए कि शोले फिल्म आपने देखा या नहीं देखा। उसने कहा कि हाँ सर, शोले मैंने देखा है। तो उनका जवाब था कि कितने बार देखा है। तो अभ्यर्थी ने कहा कि ये शोले फिल्म मैंने सर करीब 3 या 4 बार देखा है। अब सर का जो पहला सवाल था उस अभ्यर्थी के साथ वो ये था कि शोले फिल्म का मध्य प्रदेश के साथ क्या संबंध रहा। आप कल्पना करें कि एक आम इंसान, लगभग हम आप सभी लोगों ने शोले फिल्म को जरूर देखा होगा, जो 70s 80s 90s के हैं, यानी अभी तक के जो लोग हैं, उन्होंने, ऐसा तो है ही नहीं कि आपने शोले फिल्म अमिताभ बच्चन और गब्बर सिंह की ना देखा हो। अब जब यह सवाल दागा गया कि शोले फिल्म का जो है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी स्टेट के साथ कैसा संबंध है, तो उस अभ्यर्थी का जो जवाब था वो जब मैंने सुना यूट्यूब के अंदर, तो मुझे भी ताज्जुब हुआ। ये जो शख्स इंटरव्यू देने आया है, इसने प्रारंभिक परीक्षा को पास किया है, इसने मुख्य परीक्षा को पास किया है, और इसके अंदर ज्ञान का या ज्ञान के समझ की या विषय की कहीं से कोई भी कमी बिल्कुल नहीं है। उसने कहा कि सर मैं समझता हूं कि गब्बर सिंह जो है, गब्बर सिंह का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से था, या फिर जहां वो शूटिंग हो रही थी रामगढ़ की, वो जो रामगढ़ का एरिया था वो मध्य प्रदेश के पहाड़ी या जो उसके इलाके होते हैं वहां पे था। तो मैंने कहा कि देखिए, अब यहां से ज्ञान का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। यहां पर इंटरव्यू पैनल वो देखना चाह रहा है कि आपने जो जीवन को जिया है वो जीवन का कितना दायरा आपके माइंड के अंदर है। मैं समझता हूं कि इस सवाल का जो सही जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इसके जो राइटर थे, 1975 में जब शोले फिल्म आती है तो इसके जो राइटर थे सलीम और जावेद साहब, तो उसमें जो सलीम खान जी थे, सलमान खान के फादर, उनका संबंध इंदौर एमपी से रहा, उनका जन्म इंदौर एमपी में हुआ। दूसरा एक शख्स था, एक किरदार था, वो लगातार अपने आप को एमपी से जोड़ रहा था, उसका नाम था सूरमा भोपाली। सूरमा भोपाली लगातार शोले फिल्म के अंदर दिखाया गया, चल रहा था। और तीसरा मैं समझता हूं कि जो अहमद मियां थे उसके अंदर, उनके जो मामू की बीड़ी की का उनका कारखाना था,
वो था जबलपुर के अंदर। और ये जो एक वाक्य था, ये जो एक डायलॉग था, ये लगातार उसमें उसमें बोला गया था 1 या 2 बार कि अहमद के मामू का जो बीड़ी का कारखाना है वो जबलपुर में है। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ जो 3-4 चीजें थी वो उनका संबंध सीधे इस अभ्यर्थी को बताना चाहिए था इंटरव्यू पैनल के सामने कि सर ये बातें हो सकती हैं। अब यहां से इंटरव्यू पैनल ये जान जाएगा कि कहीं ना कहीं से जो बातें आप समाज में देख रहे हैं, जो बातें आप अपने दायरे में देखेंगे, कहीं ना कहीं से वो बातें आपके माइंड में स्टोरेज नहीं ले पा रही हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद या इसको